हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से आपको लूसेंट की प्रैक्टिस कराने के लिए हम आपके सामने आए हैं। आज हम केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे। अभी तक बायो के वीडियोस हमने डाले हैं जनरल साइंस में, और जैसा कि हमने कहा था कि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये जनरल साइंस में तीनों चीज़ें हम रिवाइज कराएंगे। और आज आज के इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या पढ़ना है और क्या आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और रिवीजन के टाइम में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है आपका कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन एंड मैटर एंड आल्सो द फिजिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट। इससे कहीं भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो जब भी आप रिवाइज करें तो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये इम्पॉर्टेंट है, लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। लेवोजियर इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैटर। जनरली ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर इज ए सब्सटेंस विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। एनीथिंग, कुछ भी जिसके पास कुछ मास हो और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता हो, वो मैटर होता है। और ये भी अभी तक कहीं भी नहीं पूछा गया है कि मैटर क्या होता है। वैसे भी आप जानते हो कि एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैटर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हो दो तरह के होते हैं, फिजिकल होता है और केमिकल होता है। फिजिकल में स्टेट्स ऑफ मैटर आप जानते हो, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, तीन स्टेट होते हैं स्टेट ऑफ मैटर में। एंड केमिकल में दो तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट हम जाते हो मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स होते हैं। वहीं आपका कंपाउंड जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, हेट्रोजिनस मिक्सचर एंड होमोजीनस मिक्सचर। यहाँ पे आपको सारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है एंड गैसियस स्टेट में क्या होता है। इसमें आपको याद रखने वाली बात ये होती है कि सॉलिड का एक डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, और ये कंप्रेस नहीं होता है प्रेशर अप्लाई करने पे। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। लिक्विड स्टेट में आप जानते हो कि डिफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता है। गैसियस स्टेट में डिफिनिट वॉल्यूम या डिफिनिट शेप दोनों ही इसका डिफिनिट नहीं होता है। ये भी अभी तक कहीं नहीं पूछा हुआ है, या लेकिन एक बार आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि गैसियस स्टेट का मतलब होता है जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही डिफिनिट ना हो। जैसे कि एयर है, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे ही गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि सॉलिड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो जब हम सॉलिड सब्सटेंस को हिट देते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर लिक्विड स्टेट में भी अगर हम और हिट करते रहें तो वो वेपर स्टेट में चला जाता है। जैसे अगर आप आइस लेते हो, उसे गर्म करोगे तो पहले वो पानी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। वही आपका सेम वेपर फेज को अगर आप कूल करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर और कूल करोगे तो वो सॉलिड स्टेट में आता है। वाटर आप जानते हो, नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आइस, वाटर एंड वेपर, और ये किस तरह से कन्वर्ट होता है एक दूसरे में, ये भी आप देख रहे हो। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है एक सिंगल सब्सटेंस जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हैव बीन क्लासिफाइड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट आप जानते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं, एंड ब्रोकन इनटू बिल्ट फ्रॉम simpler substances by ordinary physical and chemical method is called element. Element are further classified into three types: metal, metalloids and non-metals. Metals आप जानते हो, metals are solids. जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन आप जानते हो मरकरी एक एक्सेप्शन होता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितने भी एक्चुअली एक्सेप्शंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो में और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन होता है, तो जनरली बायो को बोला जाता है
साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। तो इसको याद रखिएगा। मरकरी जो है वो मेटल है लेकिन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉरी, एक मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है एट रूम टेम्परेचर। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लस्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जनरली पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सबसे ज़्यादा अभी तक पूछा हुआ है। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एट देयर लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का मतलब होता है इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और ये जो पॉइंट होता है इसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। और इस पे जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नन मेटल आर दी एलिमेंट्स विथ प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दी मेटल्स, दे आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, दे डू नॉट possess लस्टर एक्सेप्शन आयोडीन। आयोडीन काफ़ी ज़्यादा लस्टरस होता है, तो ये यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दे आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो बहुत सारे हैं। मेटल वायर्स आर एलिमेंट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये नाम जरूर याद रखिएगा। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनको हम मेटल वायर्स कहते हैं। कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होता है। शुगर है, इसमें भी आप देखते हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन होता है। सॉल्ट में भी आप देखते हो सोडियम और क्लोरीन होता है, NaCl। क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ईथर, ये जो भी होते हैं कंपाउंड्स होते हैं। इसमें है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है वैसे सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, वो सारे ऑर्गेनिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग सोर्स से इनको प्राप्त किया जाता है, रॉक्स एंड मिनरल्स, इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, जैसे कि कॉमन साल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर आप जानते हो, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाया जाए तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। इससे भी कहीं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो, सॉलिड सब्सटेंसेस डायरेक्ट इनटू इट्स वेपर ऑन एप्लीकेशन ऑफ इट, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, दिस इज द प्रोसेस फॉर क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय पासिंग द सस्पेंशन थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्टर पेपर के थ्रू अगर आप किसी सस्पेंशन को, मतलब सस्पेंशन का मतलब होता है सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन को अगर फिल्टर पेपर से आप डालते हो तो वो वहाँ से फिल्टर पेपर के थ्रू वो उसे आप फिल्टर कर सकते हो, और ये फिल्ट्रेशन होता है। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इवापोरेशन का मतलब होता है किसी सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड को आप हीट करते हो तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इवापोरेट होकर बाहर निकल जाती है, तो इस तरह से भी हम सेपरेशन किया करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। बेसिकली सॉलिड सब्सटेंस के लिए किया जाता है कि इसमें क्रिस्टल बन के जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो बाहर निकल जाता है, और इसीलिए इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब होता है वेपराइजेशन प्लस कॉन्डेंसेशन। ये सिर्फ सिंपली इतने याद रखिएगा, डिस्टिलेशन का मतलब होता है वेपराइजेशन प्लस कॉन्डेंसेशन, इससे भी कहीं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, ये भी सारे बस आप याद रखिएगा। हाँ, क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स
जनरली आप ध्यान रख सकते हो। क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी, ये टाइप्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग तरीके से फिल्टर किया जाता है या उनको अलग करने की, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। इसमें वन कंपोनेंट अगर लिक्विड हो और अदर जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो या इनसॉल्युबल सॉलिड हो या हैवियर देन लिक्विड हो, उसे हम इसके थ्रू हटाते हैं। आप जानते हो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है, जैसे अगर आप गंदा पानी है उसे थोड़ी देर के लिए आप रख दोगे तो उसमें जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं सारे नीचे बैठ जाते हैं, जो बालू वगैरह होता है, और जो पानी होता है फ्रेश वो ऊपर रह जाता है। आप जनरली देखे भी होंगे बहुत सारे लोग इस चीज़ को, तो उसे ही हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम और बोथ फॉर्म्स हैव वेपर प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वैसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर इन्वायरमेंट का और उस सब्सटेंस का सेम हो जाए और उस पर वो मेल्ट करने लगे तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। याद रखना बस इम्पॉर्टेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जब वो बॉयल होने लगे तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना होता है वाटर का 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का 349 होता है। क्लोरोफॉर्म का ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको बस वाटर का याद रखिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट, temperature at which vapor pressure of its liquid is equal to the vapor pressure of corresponding solid is called freezing point। डेफिनेशन आपसे कहीं भी नहीं पूछा जाता है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इवापोरेशन, वेपर प्रेशर, इन सब से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी हमने वीडियो भी डाली है आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे तरीके से समझा के मैंने पढ़ाया है। जनरल साइंस के ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं और अपना रिविज़न बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एटम का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एन एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन एंड डज नॉट ऑकर फ्री इन नेचर। नेचर में कभी भी फ्री स्टेट में नहीं प्रेजेंट होता है। आप जानते हो, या इसमें याद रखने वाली बात होती है, जनरली आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है वो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब एटम है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन हैव ए स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल का मतलब होता है वो दो एटम से मिल के बना हुआ हो, जैसे कि O2, N2, Cl2, P4, S8। इन सब में आप देख रहे हो कि एक से ज़्यादा एटम्स हैं और इसे ही हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मोल, मोल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल कहने का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। और ये जो नंबर है इसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, और ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे सिर्फ टर्म्स दिए हुए हैं, इन टर्म्स को आप एक बार पढ़ सकते हो। 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल आयन, 1 मोल मैंगो, 1 मोल एप्पल, कुछ भी हो इसका मतलब यही होता है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर होगा। 1 मोल का मतलब यही होता है। एवोगाड्रो नंबर, द नंबर 6.023 को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। एटॉमिक मास, ये इम्पॉर्टेंट है। एटॉमिक मास is the ratio of mass of one atom of element to 1/12th part of the one atom of carbon। जैसे कि mass of one atom of element upon 1 से आप जब भी इसे डिवाइड करोगे तो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ एन एलिमेंट निकलता है। एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻23 ग्राम के मल्टीप्लायर में होता है।
अगर आप मतलब जनरली जो यहाँ पे ये एटॉमिक मास निकालते हो वो AMU या फिर यू में रहता है, इसे ग्राम या केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करना होता है, तो फिर वो केजी या फिर ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो फिर से 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो किसी का भी मॉलिक्यूलर मास अगर AMU या यू में दिया हुआ हो और उसे कन्वर्ट करना हो केजी में या ग्राम में, तो आप इतने से मल्टीप्लाई करके उसे कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप जानते हो बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे हुआ है कि जो एटम होता है उसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स। अब है इलेक्ट्रॉन, सबसे इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। बहुत सारे मतलब ये VVI है, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा हुआ है। द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय एस्टोनी, ये बहुत टाइम नहीं पूछा हुआ है लेकिन याद जरूर रखिएगा। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट होता है या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब के बराबर होता है, यही सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब। ESU में नहीं पूछा जाता है ज़्यादा, तो अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, सिंपली याद रखिएगा कुलम्ब वाला। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, तो आप इतना याद रखिएगा, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है आपका चार्ज ऑन मास रेशियो। चार्ज ऑन मास रेशियो जो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए वो 1.76 इंटू 10⁸ कुलम पर ग्राम के बराबर होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कुलम वाज ऑब्टेन फ्रॉम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन हैज़ बिन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। प्रोटॉन वाज नेम्ड बाय रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नेम दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन ये भी सेम होता है एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे यहाँ निगेटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन आपको अलग से याद रखना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप यहाँ 3 को निगलेक्ट करके चल सकते हो, 1.67 टू 10⁻⁻24 ग्राम। चार्ज टू मास रेशियो जो होता है वो 9.58 होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रोटॉन का अभी तक कहीं पे भी नहीं पूछा गया है, और ये ऑब्टेन किया गया था एनोड रे एक्सपेरिमेंट से, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का किया गया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, प्रोटॉन क्या किया गया है एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0 होता है। मास ऑन ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ ये प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। चार्ज टू मास रेशियो इसका 0 होता है, और न्यूट्रॉन को रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन में ऑब्टेन किया गया था। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटम ऑफ द एलिमेंट, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसे हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद रखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट 30 तक एलिमेंट्स अगर आप याद रखोगे 1 to 30, तो आप इजीली बता पाओगे किसमें कितना इलेक्ट्रॉन किसमें कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद ज़रूर कीजिएगा। कहीं से भी पीरियोडिक टेबल लेके 1 to 30 ज़रूर याद रखिएगा। अगला है मास नंबर। द सम ऑफ नंबर और प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं ए से। सिंबल जरूर याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, और ए का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है वही उसका मास नंबर कहलाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि एटम का जो टोटल मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर।
आइसोटोप मतलब वैसा एलिमेंट, वैसे दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार, सेम मास नंबर हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, वो आपका आइसोबार्स कहलाते हैं। आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो, वो आपका आइसोटोन्स कहलाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और इसीलिए इनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। दीज आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस containing द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपली नाम से ही इसका है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, सबसे पहले यही मॉडल आया था, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ये स्फेयर की तरह कहा जाता है इसको। एंड चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड थ्रू देम। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम या वाटर मेलन मॉडल भी इसको कहा जाता है। तो आपको याद यही रखना है कि प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल जो है वो थॉमसन मॉडल को कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में सिंपली इतना ही पूछा हुआ है कि प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल किसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चला था। ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ एटम विच इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर एटॉमिक मॉडल। इसमें आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कहीं भी नहीं पूछा जाता है। सिंपली आपको यहाँ ये याद रखिएगा जीमन इफेक्ट क्या होता है। व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, दे आर स्प्लिटेड इनटू नंबर ऑफ फाइन लाइन्स, दिस इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। सिंपली आप इसे लिख भी सकते हो, आप इसके पास यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स in magnetic field is called Zeeman effect. Splitting of spectral lines in presence of magnetic field is called Zeeman's effect. And Stark effect हो जाता है सेम चीज, splitting of spectral lines in the presence of electric field is known as Stark effect. तो ये दोनों इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पूछे हुए हैं अभी तक, तो इसे याद रखिएगा। सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें। थॉमसन्स मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल जो होता है वो न्यूक्लियर थ्योरी यहीं से आई थी। बोर्ड्स मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। बोर्ड्स ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था। उन्होंने एक्चुअली कहा था कि जो एनर्जी होगी वो NH/2 या H/2 के मल्टीपल में होगी, और इसे ही हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी फोटोन एंड क्वांटा पे डिपेंडेंट है। सोमरफील्ड मॉडल उन्होंने ऑर्बिटल, इक्लिप्टल एंड स्फेरिकल सब्सटेंस के लिए किया था। डिब्रोगली इक्वेशन मतलब डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल को स्टडी किया था डिब्रोगली ने। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है। सोडिंजर वेव इक्वेशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टडी किया गया था सोडिंजर के द्वारा, और इन्हें सोडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसे हम आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको इतना सारा कुछ बताया है, आप इसे पढ़ के याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और इसे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से जनरल साइंस की वीडियो में, एक्चुअली 3 वीडियो होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, आप वहाँ पे जाके उसको पढ़ के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप वहाँ से जाइए, इसे देखिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। लाइक कीजिए, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इससे आपको जब भी वीडियोस आएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो आप हमेशा ही जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको पता चलते रहेगा, और आप वीडियो देखते रहेंगे, और इससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। हम आपके लिए कोशिश करते रहेंगे कि काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।